हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, तारीख है आज 1 अक्टूबर की और आप सभी स्टूडेंट्स जो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। बड़ा स्पेशल दिन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी अपने 100 वर्ष को मना रहा है। और आज मेरे पीछे जिनकी आप फोटो देख रहे हैं यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष अजय कुमार जी की, उन्होंने एक टाउन हॉल आयोजित किया था। उस टाउन हॉल में उन्होंने बहुत से जो अफवाहें थी उनको दरकिनार किया, कुछ विषयों पे अच्छा, कुछ विषयों पे गोलमोल जवाब दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी का इतिहास क्या रहा, जिस वजह से हम 100 वर्ष की बात कर रहे हैं। उसके साथ ही हम बात करेंगे कि आज अजय कुमार जी ने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया उससे सारांश क्या निकल के आता है। यूपीएससी के वो स्टूडेंट जो सामने इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या इनपुट्स है, हम उन सब पे बात करेंगे। उससे पहले मैं बताता चलूं कि देखिए, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो इतिहास में, खासकर जब हम संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो 1919 का अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को अंडरलाइन किया गया था। वो बात क्या थी? वो बात जुड़ी थी सिविल सेवा रिफॉर्म से जुड़ी। 1922 की बात करें तो 1922 में भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित होती है। बड़ा सुधार था। लेकिन उसके बाद एक और कमीशन आता है, ली कमीशन। उस कमीशन के आधार पे ही जब आज हम 100 वर्षों की बात कर रहे हैं तो हम ली कमीशन पे बात करेंगे, इतिहास पे बात करेंगे, आज़ादी के बाद किस प्रकार से चीज़ें बदली हम उन पे भी शॉर्ट में बात करेंगे, और हम थोड़ा सा इन डेप्थ बात करेंगे कि आज चेयरमैन साहब ने किन किन विषयों पे बात की। उससे पहले बस इतना बताता चलें कि स्टडी IQIAS हिंदी में इस समय जो दशहरा है उसका उत्सव चल रहा है, दशहरा धमाका सेल है। और हमारे वो सभी स्टूडेंट जो आग्रह कर रहे थे सर जो 20 मिलियन सेल है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, तो एक्सटेंड हमने कर दिया है। जो हमारे बैचेस हैं, है ना, आप देख सकते हैं, चाहे वो 2026 की बात करें, 27 की बात करें, 28 की बात करें, इंग्लिश बैच हो, हिंदी बैच हो, इंग्लिश बैच हो, सभी बैचेस में अद्भुत डिस्काउंट है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आप प्राइस देख सकते हैं 17,999 में आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 3 अक्टूबर तक, यानी कि दशहरे के अगले दिन तक ये सेल चलेगी, फिर ये सेल क्लोज हो जाएगी। डिटेल आपको नीचे भी मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट और ऐप पे भी मिल जाएगी। द कोड इज विकास लाइव, यहाँ पे फ्लैश कर रहा है। चलिए बात करें, मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाओ यार। यहाँ पे बात करेंगे प्रिपरेशन की। मैं PDF गाहे बगाहे अपलोड कर देता हूँ, लेकिन अब एक जिसे कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस तौर पे एक उसमें क्विज शुरू कर रहा हूँ। आप सब उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। कुछ अच्छे हैम्पर्स भी हैं उसमें, ठीक है। चलिए, क्या है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 की, तो हमें यूपीएससी का संवैधानिक दर्जा पता चलता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है यानी कि सिविल सेवा परीक्षा, उसको कंडक्ट कराता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, जैसे हम CDS की बात करते हैं, है ना। इसके अलावा जो CAPF यानी कि कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्सेस जैसे, या EPFO जैसे बहुत सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है। जियो साइंटिस्ट, है ना, जियोलॉजिस्ट, बहुत सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है। और अगर मैं जब अभ्यर्थी था तब की बात करूं या अभी जब मैं एक शिक्षक हूं तब की बात करूं, दोनों समय में यूपीएससी के साथ एक चीज बड़ी कॉमन रही कि यूपीएससी हमेशा जाना जाता है शुचिता के लिए, जो एग्जामिनेशन परीक्षा में हमेशा से अपनाई जाती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। अच्छा हाँ, इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न भी होगा, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जाइएगा। तो 315 से लेकर 323 तक इसे विशेष शक्तियां और स्वायत्तता प्राप्त है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? देश की जो सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं हैं जैसे कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, जो राष्ट्रीय स्तर की जो सेवाएं होती हैं जहां पे कार्डर एलोकेशन होता है। उसके अलावा फॉरेन सर्विस की बात करें, IRS, बहुत सारी जो ग्रुप A की सर्विसेज होती है, फिर कुछ ग्रुप B की सर्विसेज होती है, ठीक है। बहुत सारी परीक्षाएं कंबाइंड रूप से यूपीएससी कंडक्ट कराता है। आप हमेशा जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखते होंगे सिविल सेवा परीक्षा का, तो इन सभी जो ये बॉडीज हैं जैसे कि IAS, IFS, IPS, इनकी जानकारी वहां पे आपको मिल जाती होगी, ठीक है। अच्छा, यह संस्था सुनिश्चित क्या करती है कि किसी भी उम्मीदवार का चयन केवल और केवल उसकी योग्यता के आधार पे हो। जो कुछ बहुत अच्छी बातें हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जब हम बात करते हैं यूपीएससी का, तो उत्तरदायित्व क्या है? पहली बात तो भर्ती का 3 प्रमुख कार्य है। अगर यूपीएससी का आपसे स्टैंडर्ड पूछा जाए कि कौन से प्रमुख कार्य हैं, तो 3 कार्य हैं। पहला है भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट, विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयोजन कराना, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो फॉरेस्ट सर्विसेज होते हैं, जो मेडिकल सर्विसेज होते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज होते हैं, इन सब के लिए भी भर्ती कराना। पदोन्नति, जो प्रमोशन होता है उसको सुनिश्चित करना, वरिष्ठ पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति को सुनिश्चित करना। और डिसिप्लिनरी जो मैटर्स होते हैं
मैं डिसिप्लिनरी मैटर्स की जब बात कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे एक चेहरा आपके सामने से फ्लैश कर गया होगा पूजा खेड़कर का, और पूजा खेड़कर के इशू पे भी जो आज यूपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने इस पे बात की और इस प्रकार की जो एनोमलीज हैं उनको दूर करने की बात उन्होंने कही थी, जो लबोलुआब था, जो सारांश था उसका। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसपे मैं आना चाह रहा था, दरअसल औपनिवेशिक जड़ें क्या है, 1919 से 1950 की बात है। देखिए 1919 में जब मैं मॉन्टफोर रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, उसके पहले अगर देखें तो जो 1850 का दशक था, सिविल सेवा परीक्षा, कोऑर्डिनेटेड सिविल सेवा परीक्षा, इस पे हमने एक प्रॉपर डिटेल डिस्कशन किया है, मैंने और पंकज सर ने, जो हम यूपीएससी संवाद लाते हैं सिविल सेवा परीक्षा के इतिहास में, बहुत अच्छे से बात की, आप उसको जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज के बाद में जब हम देखते हैं तो भारत के जो लोग थे उनका सिविल सेवा परीक्षा में जो पार्टिसिपेशन था वो सुनिश्चित हुआ। 1922 में भारत में सिविल सेवा परीक्षा जो है उनका आयोजन होना सुनिश्चित हुआ, है ना। फिर अगर हम बात करें तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 की मैंने बात की थी, इसने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में एक बेहतर रिफॉर्मेटिव एक्शन की बात की। और क्या हुआ, 1924 के ली आयोग की सिफारिशों के बाद अक्टूबर 1926 में रॉस बार्कर की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अक्टूबर 1926, 1925 तो सेंटेनरी ईयर इसको कह रहे हैं, 100वां साल जो है उसको मनाया जा रहा है। ठीक है, ली आयोग का एक महत्वपूर्ण निरीक्षण क्या था, इस सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, इसको आप कोट कर सकते हैं न सिर्फ एथिक्स के पेपर में बल्कि पेपर 2 में भी, यानी कि GS 2 में भी। क्या कहा उन्होंने, जहां भी लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद हैं, अनुभव ने दिखाया है कि एक कुशल सिविल सेवा सुनिश्चित करने के लिए इसे राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रभावों से यथासंभव सुरक्षित रखना आवश्यक है। और आज भी जो यूपीएससी है वो इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को फॉलो करता है कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो एडमिशंस में, किसी प्रकार का पर्सनल इन्फ्लुएंस ना हो एडमिशन में। और देखिए जितना मैंने परीक्षा को दिया है यूपीएससी के, मैंने भी इंटरव्यू दिए हुए हैं 3 बार सिविल सेवा परीक्षा के, उस धौलपुर हाउस वाले जो सेंटर है जो हम कहते हैं यूपीएससी का, नई दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पे 3 बार जा चुका हूँ सिविल सेवा परीक्षा के लिए बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी गया हूँ। तो वहां पे जो मेरा अनुभव रहा कि यस, शुचिता दिखती है, और हम ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी डायरेक्ट तरीके से कोई पार्शियलिटी होती है। कुछ बातें होती है जिन पे बात होती है, जैसे अगर मैं होता आज प्रश्न पूछते हुए तो मैं अजय कुमार जी से जरूर पूछता कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि हिंदी का इतना घटिया अनुवाद होता है, बार बार ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि आप जल्दी अपनी जो आंसर की है उसको जारी कर दीजिए। इस पर उन्होंने उत्तर भी दिया है, दूरदर्शन पे बाकायदा 1 घंटे का उनका इंटरव्यू है, आप जरूर जाके उसको देखिएगा। बहुत से प्रश्नों पे उन्होंने मिथ बस्ट भी किए हुए हैं और बहुत सी ऐसे बातें भी हैं जिसको वो साइड से बोल के गोल गोल घुमा के चले गए, है ना। चलिए, प्रारंभ में औपनिवेशिक शासन के तहत इसकी शक्तियां सीमित थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने इसे संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में उन्नत किया और भारतीयों को प्रशासन में अधिक भूमिका दी। उसके बाद हमें पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो सिविल सेवा परीक्षा का रूप बदला, से पहले जो ICS नाम से था, फिर IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में फिर चीजें आगे बढ़ी। इसमें मैं फिर से कहूंगा कि आप हमारा जो संवाद प्रोग्राम है आप उसको जरूर देखिएगा, उसमें हमने विस्तार से विकास पे और कुछ फंडामेंटल जो पॉइंट्स हैं, दर्शन है, फिलॉसफी है, उस पर भी हमने बात की, उसको जरूर देखिएगा, है ना। चलिए निष्पक्षता की बात करिए तो कहां कहां पे ये फेयरनेस की बात करती है, क्यों हम कहते हैं कि ये फेयरनेस का सबसे बड़ा हब है, क्यों है। पहली बात तो निष्पक्षता के उदाहरण, 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से हम समता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे बड़ी बात, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे लेखक की सुविधा, अतिरिक्त समय, मतलब मैं कई सेंटर पे देख चुका हूं, आसपास मैंने अनुभव किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। कितनी ही ऐसे एग्जामिनेशन बॉडीज हैं जो इस प्रकार की सुविधाएं देती हैं। वैश्विक स्तर पे भी बहुत लैकुना है, यहाँ पे यूपीएससी ने उसको दूर किया हुआ है ना। देश के हर कोने में परीक्षा केंद्र स्थापित करना बड़ी बात है, ठीक है। देश के हर कोने में परीक्षा केंद्र है, आप देखेंगे कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आपको हर जगह सेंटर मिल जाएंगे। प्रीलिम्स के तो मिल ही जाएंगे, मेंस के लिमिटेड होते हैं, है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवेदन शुल्क में छूट होता है, निश्चित तौर पर छूट होता है। और क्या है, 48 विषय हैं। जब हम बात करते हैं तो 48 विषयों का आपको प्रबंधन करना होता है, मतलब ह्यूमैनिटीज के लगभग वो सब्जेक्ट या टेक्निकल वो सब सब्जेक्ट जो बच्चे अधिकतर पढ़ा करते हैं उनको इंक्लूड किया है, जो मेंस के ऑप्शनल्स होते हैं उसमें। जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, उस प्रकार से बहुत सारे हम बात करें, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, सब
इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये फिर से क्या बताता है? फेयरनेस यानी निष्पक्षता की बात करता है। ठीक है, प्रतिभा सेतु, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो हमने प्रतिभा सेतु की बात भी की थी, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है कुछ दिनों पहले, आप देखेंगे तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। प्रतिभा सेतु किस चीज की बात करता है कि वो स्टूडेंट जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उनकी सहमति के बाद उनका जो बायोडेटा है वो उन कंपनियों को भेज दिया जाएगा जो या तो पीएसयूज हैं या कोई बड़े फर्म है, रजिस्टर्ड है यूपीएससी के साथ, और वो चाहते हैं कि जो बच्चा इंटरव्यू तक जाके वापस आ गया है उसको एक और मौका दिया जाए। तो एक सेकंड चांस मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू के बाद मायूस हो जाते हैं, उनको सेकंड चांस दिया जाएगा प्रतिभा सेतु के द्वारा। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे थे। ऑप्शनल हटेगा, उन्होंने कहा नहीं, मतलब कुल मिला के इस पे उनका कोई स्टैंस नहीं था। जो बड़ी बात थी जो अटेम्प्ट्स को लेकर कही जा रही थी, उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि बड़े धीर गंभीर डिस्कशन के बाद यूपीएससी इस फैसले तक आया था कि 6 अटेम्प्ट्स जनरल के लिए रहेंगे और बाकी कैटेगरीज के लिए उनके रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में अटेम्प्ट्स और रिजर्वेशन रहेगा, वो हटाया नहीं जाएगा। यूपीएससी की एज जो कम करने की बात हो रही थी उस पर भी अभी भी अड़िग हैं। 32 वर्ष जो जनरल की एक बेंचमार्क निर्धारित किया गया उससे कम नहीं होंगे। ऑप्शनल कहीं नहीं जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं कि डर का माहौल है, उनसे आप कह दीजिए कि आप अपनी गली नापो भाई। क्यों? क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा ही जितनी शुचिता वो उधर अपनाते हैं उतनी शुचिता के साथ हमें कंटेंट बताना होता है, बच्चों को पढ़ना होता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। चलते चलते एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं हिंदी साहित्य की कुछ बात कर लूंगा आपसे। प्रश्न ये है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। यह केवल केंद्र सरकार के लिए नियुक्तियां करता है या राज्य सरकारों के लिए नहीं करता। इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। 3 पॉइंट हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। उपयुक्त विकल्पों में से सही कथनों को आपको चयन करना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइएगा। अच्छे से प्रश्न को यहां पे पढ़ लीजिए। ये प्रश्न मेरे टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं यहां पे। जो बात मैं बताना जा रहा था वो ये कि अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय कि बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते में ये बैच क्लोज हो जाएगा। तुलसीदास से ये बैच शुरू हुआ है। जो बड़ी बात है वो ये कि यहाँ पे भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि दशहरा धमाका सेल चल रही है, अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरे कोड का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो मेरे टेलीग्राम एड्रेस है आप स्कैन करके यहाँ पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। बातें की जाएंगी यार, प्रिपरेशन की, ऑप्शनल की डिस्कशन किया जाएगा, PDF शेयर किया जाएगा और एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि किस प्रकार से आप जब हमसे जुड़ते हैं तो यूपीएससी को का किला कैसे फतह किया जाए। थैंक यू सो मच। प्रश्न का उत्तर देते जाइएगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।